सागरपुर नामक एक छोटी सी गांव में सागर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास हीरा और मोती नाम के दो बैल भी थे। उसके पास थोड़े बहुत जमीन थे, उसमें भी अपने जीवन गुजारने के लिए खेती करता था। उसके पास जो कुछ था उससे वो खुश था। उसकी पत्नी रेखा उससे अप्रसन्न रहती थी और हर बात के लिए उसे हैरान किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सागर अपने खेतों में जाने के लिए तैयार हुआ और रेखा से कहने लगा, अरे भाग्यवान, खाना बनने में कितनी देर है? तुम रोज लेट कर देती हो। लोग तब तक अपने खेतों में पहुंच चुके होते हैं, मैं ही सबसे लेट से पहुंचता हूँ। ये सुनकर रेखा गुस्से में कहती है, खेत में जल्दी जाने से भी ऐसा क्या होता है? मुझे यहाँ खाना बनाने से फुर्सत मिलती ही नहीं और मेरा हाथ बटाने वाला भी कोई नहीं है। मुझे सब खुद ही करना पड़ता है। खाना बनाने में अभी कुछ समय और लगेंगे। ये तो तुम्हारा रोज का बहाना है और मुझे रोज लेट हो जाती है। मैं बैल को तैयार करता हूँ, तुम खाना पोटली में पैक कर दो। बैल को ले जाए तब तक रेखा ने उनका खाना पोटली में पैक कर दिया और कहा, ये लो जी, खाना समय से खा लेना। काम करते समय भूल मत जाना। जब मैं काम पर जाता हूँ तो अच्छी तरह से बात करती हो, परंतु कभी कभी बिना काम के ईर्ष्या करती हो। बड़ा ही विचित्र स्वभाव है तुम्हारा। सागर बैल को खेत में ले गया और काम शुरू कर दिया। कुछ देर में थक कर रुक गया। अरे क्या करूं, तुम भी मेरी तरह बूढ़े हो गए हो। मेरी ही गलती है कि तुमसे इतना ज्यादा काम करवाता हूं। वैसे भी हम बस थोड़े समय काम करेंगे, फिर घर चलेंगे। मैं कल ही 2 नए बैल बाजार से खरीदूंगा। कुछ समय काम करने के बाद सागर और हीरा और मोती दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे। उस समय वो खेत से निकलकर घर पहुंच गए। हीरा और मोती को बांधकर घर के अंदर जाकर सागर ने रेखा से कहा, हीरा और मोती को कुछ चारा खिलाओ और पीने के लिए पानी दो। मेरा खाना निकाल दो, मैं हाथ धोकर आता हूँ। सारा दिन काम करके और खाना बना के मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब मुझ में शक्ति नहीं है। आप खुद खाना निकाल कर खाओ और अपने हीरा और मोती को भी खिलाओ। सागर रात का खाना खाने के बाद अपने बैल हीरा और मोती को चारा खिलाया और पानी पिलाया। उसके बाद सागर आकर रेखा से कहता है, अरे ओ भाग्यवान, कल सुबह मुझे बाजार जाना है नए बैल खरीदने के लिए। पता नहीं कितना पैसा लगेगा। ए जी, अपने पास हीरा और मोती 2 बैल तो हैं, फिर नए बैल का क्या काम है? अरे भाग्यवान, हमारा हीरा और मोती अब बूढ़ा हो चुका है। खेती के लिए अब काम नहीं कर पाएगा और उसके साथ काम होना अब मुश्किल है। इसलिए मैं 2 बैल खरीदने की सोच रहा हूँ। रेखा गुस्से से भरी हुई आवाज में सागर से कहती है, अगर खेत में काम करने के लायक नहीं है तो इसे चारा खिलाने का क्या फायदा? इतने पैसे क्यों खर्च करे जा रहे हो? इसे कसाईयों को बेच दो। अरे भाग्यवान, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? हीरा और मोती इतने सालों से हमारे साथ हैं। इसने हमारे लिए बहुत काम किया है। अरे मैंने क्या गलत कहा? सब लोग तो यही कहते हैं। अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा है कि इसे बेच दो। इसे चारा खिलाने में पैसे खर्च नहीं करूंगी और आप भी खुद को बर्बाद मत करो। अरे भाग्यवान, इसने हमारे लिए इतनी खेती की, फसल को नगर तक ले जाने में हमारी सहायता की, और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि इसे कसाई को बेच दो।
क्या तुम्हें इस पर जरा भी रहम नहीं आती? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? रेखा थोड़ा गुस्सा कर बोली, तुम मेरी बात कब सुनते हो? ये एक बेकार का खर्चा है, पर मुझे क्या, तुम जो चाहो वो करो। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, तुम्हें जो करना है अपनी मर्जी से करो। इसने इतना समय हमारा साथ दिया है, ये मेरे इस दुनिया से चले जाने तक मेरे ही साथ रहेगा, और मुझे अब तुम्हारे साथ बकवास करने में कोई मतलब नहीं है। मुझे कल सुबह बाजार जाना है। सही यही है कि मैं अब सो जाता हूँ। सुबह अगले दिन सागर दूसरा बैल खरीदने के लिए बाजार के लिए चला गया। कुछ समय में वो वहां पहुंच गया। उनको देखकर बैलों के व्यापारी ने पूछा, राम राम सागर भाई, क्या हाल चाल है? आज यहाँ कैसे? आपके चार चार बेटे शहर में कमा रहे हैं, वो आपको पैसा देते होंगे, फिर आप इस उम्र में क्यों खेती करते हैं? तभी व्यापारी की बातें सुनकर सागर बोला, अरे भाई, आपको क्यों लगता है कि मुझे पैसे देते हैं? खैर छोड़ो इस बात को। मैं यहाँ 2 बैल लेने आया हूँ, क्या तुम्हारे पास हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 1 हफ्ता पहले ही मैंने 2 बैल खरीदे हैं। एक किसान 1 हफ्ता पहले ही उन्हें बेच गया था, और दुर्भाग्य से वो किसान सड़क पार कर रहा था कि एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है। खौरा वाली माँ, ऐसा किसी के साथ ना हो। अरे भाई, ये तो बड़े दुख की बात है, पर काल के आगे कोई क्या ही कर सकता है। व्यापारी सागर को बैल दिखाते हुए कहता है, ये रहे वो 2 बैल, अगर आपको सही लगे तो ले लो। तगड़ा और जवान बैल है। सागर बैलों को देखते हुए बोला, मुझे ऐसे ही बैलों की जरूरत थी, परंतु आपने इसकी कीमत क्या बताई? इसके पैसे सिर्फ 30,000 रुपए हैं। अरे भाई, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लो। तभी व्यापारी ने सागर को बताया, अरे भाई, इन्हें 28,000 में लाया था, यानी एक बैल 14,000 का है, और मैं उन्हें 20 दिन से चारा खिला रहा हूँ। बैल खाते भी ज्यादा है। अब ये सब खर्चा हुआ है तो वो भी तो मुझे उनकी पैसे में जोड़ना ही पड़ेगा ना। हाँ भाई, मैं समझ गया, पर मैं इनके सिर्फ 29,000 दे सकता हूँ, यानी एक बैल का 14,500 रुपए। चलो ठीक है सागर जी, क्योंकि मैं आपको कई वर्षों से जानता हूँ, इसलिए मैं आपको दे दूंगा। परंतु आप खेती के लिए बारिश पर निर्भर हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बारिश नहीं हुई तो ये आपका नुकसान होगा। आप बैल के लिए इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? और आपके पास तो 2 बैल पहले से भी हैं। आप इन सभी बैलों को कैसे खिलाएंगे चारा? व्यापारी की बातें सुनकर सागर बोले, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। आसपास के गांव के सभी किसान इसी बात को लेकर मुश्किल में हैं। हमने गांव में एक तालाब बनवाने का विचार किया, परंतु हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अब कोई बड़ा अमीर आदमी हो जो ये काम कर सकता है। चलो, अब मैं चलता हूँ भाई। सागर अपने दोनों नए बैल को लेकर घर पहुंचा। उसने रेखा को घर के बाहर बुलाया। अरे ओ भाग्यवान, देखो 2 नए बैल लेकर आया हूँ। देखो तो कैसा लग रहा है तुम्हें?
रेखा घर से बाहर आई और दोनों बैलों को देखकर सागर से बोली, ए जी, बड़ा तंदुरुस्त लगता है। बहुत महंगा होगा क्या? पैसे दे दिया क्या आपने इनके? हाँ भाग्यवान, तुम्हारा कहना ठीक है। ये बैल तंदुरुस्त और मजबूत है, इसलिए इनके 29,000 रुपए देने पड़े हैं। परंतु ये बैल खेती करने और आने जाने के लिए ज्यादा समय तक हमारे काम आएंगे। ए जी, आप जिसके पास से दोनों नए बैल लाए हैं, उनसे हमारे पुराने बैल को बेचने के बारे में पूछ सकते थे ना? रेखा की बातें सुनते ही सागर गुस्से में बोला, सुनो रेखा, या तो मैं मरूंगा या फिर ये मरेंगे। उससे पहले तो हम दोनों कभी अलग नहीं होने के। इनके बारे में अब कुछ भी मत बोलना। हीरा और मोती के बारे में कुछ भी कहूँ तो आप इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? सुबह अगले दिन सागर नए बैलों को खेत में ले गया। रास्ते में उन्हें गांव का एक आदमी रोहन मिला और बोला, कैसे हो काका? ये बैल तो नए लग रहे हैं और आपने इन्हें सजाया भी बहुत अच्छी तरह है। लगता है अच्छे पैसे पर मिले हैं। तभी सागर ने गांव के आदमी रोहन से कहा, अरे भाई, मैंने इन्हें सजाया नहीं है। मैं इन्हें ऐसे ही व्यापारी से खरीद कर लाया हूँ 29,000 रुपए में। क्या सच कह रहे हो काका? ये तो बहुत मजबूत लग रहे हैं। सागर ने 10 दिन तक बैलों की मदद से खेतों को तैयार कर लिया। बारिश की पहली फुहारा के बाद बीज बोने की तैयारी कर ली। एक दिन सुबह सुबह अपने बैलों को लेकर नहलाने के लिए वो नदी पर ले गया। जैसे ही उन्होंने बैलों पर से सारी सजावट हटाई, उसमें से एक चमकता हुआ सोने जैसा कुछ गिरा। उसे देखकर सागर सोचने लगा, अरे ये क्या चीज है? ये तो चमक रहा है। तभी उन्होंने रोहन को आवाज लगाई, अरे वो रोहन, यहाँ आओ, इसे देखो। मुझे कोई चमकता हुआ चीज दिखाई दे रहा है। ये क्या हो सकता है? अरे हाँ काका, ये तो सोने जैसा लगता है। कहाँ से मिला? अरे रोहन बेटा, जब मैं बैलों को नहलाने के लिए सजावट हटाई तब उसमें से गिरा। क्या तुम्हें सच में लगता है ये असली सोना है? अरे हाँ काका, ये एकदम असली सोना है। मैं देखता हूँ, सजावट में कुछ और भी है क्या? इतना कहकर जब उन्होंने सजावट को चेक किया तो उसमें कुछ और सोना देखकर हैरान हो गए। रोहन ने ये देखकर बोला, काका देखो, इस सजावट में कितने सोने हैं। आप तो गांव के सबसे रईस आदमी बन गए हो। अरे रोहन, कुछ भी मत बोलो। ये असली सोना नहीं हो सकते, क्योंकि सोना बहुत महंगे होते हैं। परंतु ये असली होते तो इन्हें कोई सजावट पे क्यों रखता? मुझे बैल अभी 1 हफ्ता पहले ही तो मिला है। मुझे लगता नहीं कि ये असली सोना है। अरे काका, हम यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद करें? हम लोग किसी सोनार के पास चलते हैं और उसी से पूछेंगे कि ये असली सोना है या नकली। रोहन की बात सुनकर सागर ने बोला, अरे रोहन बेटा, तुम सही कह रहे हो। हम सोनार के पास चलते हैं। सोना लेकर सागर और रोहन सोनार के पास पहुंचे। तो सोनार ने जब वो सोना देखा तो उसने कहा,
ये भगवान, ये कोई मामूली सोना नहीं है, ये तो बहुत ही महंगा सोना है, और अगर इसे बाजार में बेचने जाओगे तो अपने जैसे 20 गांव बना सकते हो। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, मुझे लगता है वो व्यापारी इन सोने को सजावट में ही भूल गया है और बैलों को सोने के साथ ही बेच दिया, वो भी 29,000 रुपए में। मैं तुरंत जाकर उसे वापस देकर आता हूँ। सागर ने बैलों को लेकर व्यापारी से मिलने जाने की सोची तो रोहन उनसे कहने लगा, अरे काका, पागल हो गए हो क्या? आप इतनी महंगी सोने की चीजें उस व्यापारी को क्यों वापस देने जाते हो? अरे बेटा, मैं ईमानदारी में भरोसा रखता हूँ। किसी कारण से व्यापारी उन सोनों को सजावट में भूल गया है और मैं उनका हकदार नहीं हूँ, इसलिए किसी और का धन रख लेना गलत बात है। सागर की बातें सुनकर रोहन बोला, अरे काका, मैं इन बातों को नहीं मानता, परंतु ये सोने मुझे मिलते तो मैं इसे वापस नहीं करता, और वैसे भी शाम हो चुकी है, और अगर आप अभी उस व्यापारी के पास जाओगे तो ज्यादा रात में पहुंचोगे। इस समय सोने के साथ जाना बहुत अनुचित है। सही यही है काका कि अभी आप घर वापस जाओ और कल चले जाना। सागर को रोहन की बात सही लगी। उन्होंने घर पहुंचकर रेखा को सारी कहानी सुनाई और बताया कि वह व्यापारी को सोना लौटा देंगे। अरे तुम पागल हो गए हो, सोना क्यों वापस करना चाहते हो? अगर हम उसे अपने पास रख लेंगे तो हमारे 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। और जरा सोचो तो, इतनी ईमानदारी दिखाने की क्या जरूरत है? अरे भाग्यवान, हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और उन्हें ये सोना देकर बेईमानी नहीं कर सकता और उन्हें गलत रास्ता नहीं दिखा सकता। किसी और का धन रख लेना सही नहीं है। व्यापारी उन्हें गलती से सजावट में भूल गया है। मैं उन सोनों को वापस लौटा दूंगा और तुम इसके आगे कुछ भी मत कहना। तभी रेखा गुस्सा होकर सागर से बोली, अरे तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, मेरी कोई बात नहीं मानते। जो करना है करो, मुझसे मत बोलो। सागर ने अपनी पत्नी रेखा की बात को अनसुना कर दिया और सुबह अगले दिन व्यापारी को सोना वापस करने के लिए चला गया। व्यापारी के सामने पूरी कहानी बताई। तब सागर बोला, अरे भाई, मुझे लगता है आप सजावट में सोना भूल गए हो और मैंने उन बैलों को नहलाते समय पाया है। आप अपने सोने वापस ले लें। आपने जो कहा वो ठीक नहीं है सागर जी। मुझे पता है कि सजावट में सोने हैं। मैंने 2,000 रुपए के लाभ पर बेच दिया और अब आप उन सोने के हकदार हैं। मुझे इन सोनों से कोई दिक्कत नहीं है। ये सोना अब आपका है सागर जी। मैंने तो इन्हें बैलों के साथ आपको बेच दिया था। अरे वो मेरे कैसे हुए भाई? किसी और के धन का मालिक होना सही नहीं है। ये बात मुझे ठीक नहीं लगती। आप इन्हें नहीं ले रहे हैं तो मैं इस सोने का क्या करूं? चलिए ठीक है, इस पर हम बात नहीं करते हैं। गांव के जमींदार से मिलते हैं और उनसे ही समाधान ढूंढने को कहते हैं। क्यों, क्या कहते हो? सागर भी इस बात पर सहमत हो गया और वो दोनों गांव के जमींदार से मिलने गए और अपनी परेशानी उन्हें बताई। जमींदार ने कहा, मुझे खुशी है कि आप लोग उन सोनों पर दावा नहीं कर रहे हैं। मैं आपके ईमानदारी की कद्र करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को दूसरों के धन का मालिक होने के लिए दावा करते देखा। परंतु आप दोनों कितने ईमानदार हैं कि मुझसे उलझन का समाधान चाहते हैं।
मुझे आप दोनों पर गर्व है। बताइए जमींदार जी, सागर जी को बताइए, ये सोना उनके हैं, क्योंकि मैं उन बैलों को सजावटों के साथ बेच दिया था और मुझे मेरा मुनाफा मिल गया। उन्हें बताएं कि मेरा उन पर अधिकार नहीं है। सागर ने बातें सुनकर जमींदार से बोला, जमींदार जी, मैंने केवल बैलों के लिए पैसे दिए हैं, परंतु सजावटों के लिए नहीं दिए। इसलिए वो सोना मेरा नहीं है और इन सजावटों के सोने पर इनका ही हक होना चाहिए। यही सही है। अरे भाई ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, आप लोग वो सोने उस आदमी को दे सकते हैं जिसने वो बैल व्यापारी को बेचे थे। हाँ, आपने जो कहा वो ठीक है जमींदार जी, परंतु वो आदमी जिसने मुझे बैल बेच, उसकी यात्रा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और हम उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि बैल बेचने वाले की मृत्यु हो गई है। तभी जमींदार भी सोचते हुए बोलता है, मेरा कहना है कि आप दोनों उन सोनों का सामान रूप से निश्चित कर लो, यही सबसे उचित समाधान है। जमींदार जी, आपने जो कहा वो सही है, परंतु मैं किसी और के सोनों को नहीं रख सकता। मैं भी इनकी बात से संतुष्ट हूँ। मुझे भी वो सोने नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी और के हैं। दोनों की बातें सुनकर जमींदार जी बोले, ठीक है, मेरे पास इन सोनों का उपयोग करने की एक और योजना है, क्योंकि आप दोनों ही इसे नहीं रखना चाहते हैं। यदि आप दोनों संतुष्ट हैं तो मेरे पास एक योजना है। मेरी योजना ये है कि हम उन सोने को बेचकर उनके पैसों से अपने गांव में एक तालाब बनवाएं, क्योंकि ज्यादातर समय किसान बारिश पर निर्भर होते हैं और बारिश कम ही होती है। अगर हमारे गांव में एक तालाब हो जाए तो हमारे किसानों के लिए फायदेमंद होगा। अत्यधिक बारिश या बाढ़ की स्थिति में पानी जमा भी किया जा सकता है। ये सुनकर सागर बोला, जमींदार जी, आपका कहा सुनकर मुझे खुशी हुई। यदि मेरे साथी किसान भी इस तालाब से खुश होते हैं तो मुझे आपत्ति क्यों होगी। इसमें विरोध करने जैसी कोई बात ही नहीं है। जमींदार जी, मैं भी आपके फैसले से सहमत हूँ। उन्होंने सोने को बेचकर उन पैसों से एक तालाब बनवा दी। गांव में हर कोई सागर और उनके व्यापारी की ईमानदारी की बातें कर रहे थे। उन्होंने उस सोने से मिली कीमत का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया।